नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के कथित फोन टैपिंग के एक मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां फोन टैप करती हैं। फोन टैपिंग का विवाद ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश में कई बार इसे लेकर विवाद खड़ा होता रहा है और नियमों और इसके उद्देश्य को लेकर बहस भी होती रही है। कुछ लोग इसे निजता का हनन मानते हैं तो कुछ लोग फोन टैपिंग के कानून और दिशा निर्देशों की मंशा पर सवाल खड़े करते रहे हैं। हालांकि इंडियन टेलीग्राफ संशोधन नियम 2007 केंद्र और राज्य सरकारों को फोन टैपिंग कराने का अधिकार देता है। अगर किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को लगता है कि जन सुरक्षा या राष्ट्रीय हित में फोन टैप करने की जरूरत है तो उस हालात में फोन कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन समझेंगे कि बार बार इसे लेकर विवाद क्यों खड़ा होता है। पहले का कानून क्या था, संशोधन के बाद उसमें क्या नई बातें जोड़ी गई, उसके चलते विवाद कम हुए या बढ़े, और जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसके उल्लंघन के मामले कितने हैं और ऐसे में किस तरीके की कार्रवाई होती है। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान स्टूडियो मेरे साथ हैं। पूर्व सचिव कानून मंत्रालय भारत सरकार पीके मल्होत्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे खास मेहमान हैं बीपी सिंह साहब हमारे साथ, फॉर्मर गवर्नर सिक्किम और आप गृह सचिव रहे भारत सरकार में, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, आपका भी स्वागत है सर। और देश रत्न निगम है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, आपका स्वागत है। शुरुआत पीके मल्होत्रा सर आपसे कि असल में फ़ोन टैपिंग की बात बार बार कई बार सामने आती है, कभी अधिकारियों को लेकर, कभी कुछ नेताओं को लेकर, कभी ये होता है विरोधी दल वाले कहते हैं कि सरकार ने हमारे फ़ोन टैप करा लिए। असल में ये विवाद बार बार खड़ा क्यों होता है और बार बार कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है कि निजता हमारी उसका हनन हो रहा है और जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो इसमें पूरी नहीं की जाती हैं। कविंद्र जी, इससे पहले कि मैं आपने जो प्रश्न उठाए हैं उनका जवाब दूं, हमें इसके बारे में जो कानूनी प्रावधान है उसके बारे में जान लेना आवश्यक है। निजता का अधिकार ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं अपने कई निर्णयों में इसको अपहेल्ड किया है। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 की बात करें संविधान के अंदर, राइट टू प्राइवेसी उसमें रिकॉग्नाइज्ड है और उसकी इंटरप्रिटेशन देते हुए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट्स के अंदर कहा है कि राइट टू प्राइवेसी का अधिकार जो है उसका हनन नहीं किया जा सकता, और अगर करना भी हो तो वो संवैधानिक प्रावधानों के अंदर रह के नियम और कायदे को फॉलो करते हुए किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 19(1)(a) का भी मैं रेफरेंस देना चाहूंगा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में भी अगर आप कोई कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो जो संविधान है उसकी धारा 19(2) के अंतर्गत ये कहा गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में और जो उसके अंदर जो बाकी कानून के प्रावधान रखे गए हैं उसके अंदर ही आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो राइट है, राइट को रेगुलेट करने की पावर जो है वो सरकार के पास रहती है। इन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखते हैं इवन जो हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है जो 1885 में बना, उसमें भी संशोधन करके सेक्शन 5(2) में प्रावधान है कि अगर आवश्यकता पड़े तो टेलीफोन को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। और वो इंटरसेप्ट किन आधार पर किया जाएगा, या तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए किया जाएगा या पब्लिक पर्पस हो तो उसके लिए किया जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल पहले भी उठे और उन सवालों में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा गया कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। टेलीफोन टेपिंग जो है वो बिना किसी कारण के भी हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एक PUCL का केस आया 1997 में, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज PUCL केस। उसमें 1997 में कुछ मार्गदर्शन जो है, निर्देश जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए। उन निर्देशों को फॉलो करते हुए एक कमेटी बनाई गई भारत सरकार के अंदर और इसी तरह की कमेटियां स्टेट में भी बनाई गई। तो अगर किसी का टेलीफोन टेप करना होता है तो सबसे पहले तो जो भी एजेंसी है वो कारण बताएगी कि वो टेलीफोन टेपिंग क्यों करना चाहती है, और उसके लिए वहाँ के जो गृह सचिव होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, उनकी परमिशन लेकर के ही वो टेपिंग हो सकती है। और वो टेपिंग के बाद में उसका कितने समय तक उसको रखा जाएगा, उसको किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये सब रूल में प्रावधान किए गए हैं। इतना ही नहीं है, उसका जो और सेफगार्ड बनाया गया, जो कमेटी बनाई गई, ये सारे मामले जितने टेपिंग के होते हैं, इंटरसेप्शन के होते हैं, ये कमेटी देखती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी
और उस गाइडलाइन के बाद में जो रूल्स बनाए गए उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। समस्या उसकी नहीं है। समस्या कहाँ आती है, जब कोई भी व्यक्ति जिसके पास टेलीफोन है, अब क्योंकि अब तो प्राइवेट सेक्टर के बहुत से लोग आ गए हैं, जब वो बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए उसका दुरुपयोग करते हैं और इंटरसेप्शन पर्सनल काम के लिए करते हैं, वहां समस्या आती है। और उसकी एनफोर्समेंट की दिक्कत इसलिए आती है कि जिसका टेलीफोन टेप हो रहा है उसको ये नहीं पता होता कि मेरा टेलीफोन टेप हो रहा है या मेरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है या इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, कहीं और मिसयूज हो रहा है। जब तक उसको पता चलता है शायद डैमेज जो होता है वो ऑलरेडी किया जा सकता। तो समस्या ये है कि कानूनों का जब उल्लंघन होता है वहां इसकी समस्या आती है। जब तक आप कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और संवैधानिक प्रावधानों के अंदर, कानून के प्रावधान के अंदर आप उसका उपयोग कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, तब तक वो दुरुपयोग नहीं है, क्योंकि संविधान उसको और कानून उसको परमिट करता है। विक्रम सिंह जी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में डीजीपी रहे हैं, जो दिशा निर्देश कोर्ट ने दिए थे और जो मोटे तौर पर जो गाइडलाइन तैयार की गई थी, कहा जाता है कि इनका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता है। इसमें कितनी सच्चाई है और असल में क्या ये वाकई एक बड़ी समस्या है जिसमें फोन टैपिंग, उसका यूज और उसका मिसयूज, ये दोनों कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं एक साथ? कविन जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा, निजता, राइट टू प्राइवेसी राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा से ऊपर नहीं है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले मैं समझता हूं देश में हम ही लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में यह सर्वेलेंस का काम शुरू किया था 1995 में, लेकिन उसके नियम आपके सामने ये दृष्टांत प्रस्तुत किए गए कि धारा 5 इंडियन टेलीग्राफ्स एक्ट, इसके अलावा पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस सगीर अहमद एंड जस्टिस कुलदीप सिंह, इसके अलावा इससे भी ज्यादा एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी थी अमर सिंह केस। ये दिशा निर्देश लेने के बाद जब आप करते हैं, ये राष्ट्र हित में अपराध नियंत्रण के लिए एक अनिवार्यता है। लेकिन जैसे किसी भी अध्यादेश, किसी भी अधिनियम, किसी भी हथियार और उपकरण का दुरुपयोग हो सकता है, इसका भी हुआ है। मैं विदेश का दृष्टांत देना चाहता हूं। लगभग 100 शब्द ऐसे हैं, अगर मैंने 4 बार उनका इस्तेमाल किया, जैसे जिहाद, आत्मघात या आतंकी हमला, इस तरीके के शब्द हैं, तो आप निश्चित जानिए ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको सर्वेलेंस में डाल देगा। हमारे यहां तो फिर भी गनीमत है, इतने वृहद और विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उसका दुरुपयोग सामान्यतः संभव नहीं है, लेकिन दुरुपयोग होता रहा है, दुरुपयोग हुआ है, लेकिन वो अपवाद स्वरूप हुआ है। यूपी एसटीएफ में दुरुपयोग हुआ, कर्मचारी जेल गए। इसके अलावा दिल्ली में भी एक एजेंसीज ने दुरुपयोग किया, कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई और बहुत प्रभावी ठोस कार्रवाई हुई। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे दृष्टांत बहुत कम हैं और मैं समझता हूं कि वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि पहले कारण समझे किन परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता है कि आप उसको रिकॉर्ड करें या टेप करें, उसको राइटिंग में रिड्यूस करें और वांछित अधिकारी से उचित माध्यम से उसमें अनुमति प्राप्त करें। प्राविधान सामान्यतः यह कि पहले अनुमति प्राप्त करें और उसके बाद टैपिंग करें, ऐसा नहीं कि टैपिंग पहले करें अनुमति बाद में प्राप्त करें। और अगर ऐसा हुआ है तो यह भी औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे प्राविधान है आप तुरंत करना चाहें, हमारे गृह सचिव, हमारे पुलिस महानिदेशक, वरिष्ठ अधिकारी सदैव छुट्टी के दिन भी तत्पर है, आधी रात को अनुमति मांगेंगे, अनुमति मिल जाएगी। लेकिन अनुमति लेकर के, कारण दर्शा करके, उसके भंडारण में, और जो समीक्षक अधिकारी हैं इसकी भली भांति विधिवत समीक्षा करें कि क्या इसका औचित्य था या नहीं था। और जहां कहीं आप देखें कि औचित्य के बिना इसमें कार्रवाई हुई है तो प्रभावी कार्रवाई करें। ब्लैकमेल करने की जो भी शिकायत आए उसका अनदेखा न करें, जैसा कि उत्तर प्रदेश में एक दृष्टांत आया था कि ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी, जैसा कि और भी दृष्टांत आए थे। मैं कविन जी एक और आपको बताऊंगा कि कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं ऑफ द एयर रिकॉर्डिंग, जिसमें आपको एक्सचेंज में नहीं जाना पड़ता है, कोई लिखा पढ़ी नहीं करनी पड़ती है, घर बैठे आप 10 किलोमीटर की रेडियस में जिसका चाहे फोन टैप करें। यह संतोष का विषय है कि ऑफ द एयर इंटरसेप्शन हमारे यहाँ इलीगल है, नहीं होना चाहिए। लेकिन विद्वान वक्ता ने कहा कि अब तो प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंटरसेप्टर्स आ गए हैं और अवैधानिक रूप से, जैसा कि अमर सिंह केस में हुआ था, अवैधानिक रूप से उसको किया गया और लांछन लगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। इस चीज को और प्रभावी नियंत्रण की जरूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स कहर ला सकते हैं और ब्लैकमेल का एक साम्राज्य तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट है वीपी सिंह साहब, क्योंकि आप केंद्र सरकार में आप रहे हैं वरिष्ठ पदों पर, और जिस तरीके से जो प्रोसेस है, और बिल्कुल ठीक है कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो किए बिना ही कई बार शिकायतें आती हैं कि
आपकी फ़ोन टैपिंग हो रही है, उसका इस्तेमाल कहाँ पर होना है उससे अलग ब्लैकमेलिंग या कहीं और उसका मिसयूज पॉलिटिकल तौर पर, इस तरह की भी बातें कई बार सामने आई हैं। कैसे इसको रूल आउट कर सकते हैं? नहीं, रूल आउट करने के पहले देखना होगा। देखिए, वैश्विक स्तर पर दो घटनाएं घटी। पहले तो जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो फिनोमिनल एक्सपेंशन ऑफ मार्केट हुआ, ट्रेड हुआ, आइडियाज़ के एक्सचेंज आए और तरक्कियां हुई। तो एक वक्त लगता था, एनजीओज आए, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, तो लगता था कि अब सरकार की जिम्मेदारी जो है डेवलपमेंट की वो कम जाएगी। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था। दो बड़ी घटनाएं उसके बाद घटी। पहली घटना घटी अमेरिका में, जिसको हम 9/11 कहते हैं। मैं उस वक्त वर्ल्ड बैंक में था। तो पता चला कि नहीं, बेसिक सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। पूरा अमेरिका हिल गया था और जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी वो कह रही थी कि इस तरह की बातें में हम लोग सुन रहे हैं। नए नए इक्विपमेंट तब तक आ गए थे। और दूसरी उसके बाद जो घटना घटी वो 2006 और 8 में। पहली तो अलकायदा की थी, वो लहमान ब्रदर्स, जब प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स कर गया, फिर स्टेट को आना पड़ा। तो इन दोनों घटनाओं के बाद सुरक्षा का जो वातावरण था पूरी दुनिया में बदला और हमारे यहाँ भी बदला। तो नए इक्विपमेंट हमारे यहाँ भी आए। तो वो भी ये जो सिस्टम है टेलीग्राफ एक्ट वाला, कि हम जब यूनियन होम सेक्रेटरी थे तो आता था, देखता था मैं, फिर स्टेट के होम सेक्रेटरी, फिर कभी कभी हम लोग मिलते भी थे। तो ये एक पहलू है। इसके और भी पहलू है, क्योंकि अब मान लीजिए आपको सिक्योरिटी का मामला है, तो एक तो बातचीत हुई, क्या प्लान कर रहे हैं, रोज हो रहा है, उसको तो करना ही होगा टैप आपको। लेकिन इंटरनेट पर भी होता है, खबरें व्हाट्सएप पर भी जाती है, एसएमएस पर भी जाता है। तो फोन टैपिंग में सारी चीजें नहीं आ पाती है, इंटरनेट नहीं आ पाता, तो आपको वो भी करना होगा और हो रहा है। दूसरी बात है बैंकिंग सिस्टम का। पैसे आ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, देश विदेशों से हो रहे हैं। पैसों का स्रोत अज्ञात है। तो इसलिए समस्याएं बढ़ी हैं। टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को नज़दीक भी किया है और हमारी समस्या बढ़ी है। और ये जो कानून बने थे वो बहुत पहले के कानून हैं। तो अब नया प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है, बन रहा है वैश्विक स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर। आप करेंगे नए कानून के साथ उस पर आना चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है आर्टिकल 21A, उसको अपहोल्ड करने की जरूरत है देश में। तो स्पेसिफिक केसेस जब आपके पास आते हैं तो ये किन लोगों के स्पेसिफिक केसेस आते हैं? जो बड़े लोग होते हैं। लेकिन छोटे छोटे लोग भी इस गेम में हैं। इस गेम में सिर्फ बड़े लोग नहीं हैं, तो उनको आप कैसे कंट्रोल करें? बिल्कुल। एक जो कानूनी पहलू है देशरत्न निगम साहब, क्योंकि जिस तरीके का लॉ है ये और जो संशोधन हुआ, क्या वो पूरी तरीके से आपको लगता है कि सब कुछ कवर करता है, या फिर जो मिसयूज होने की आशंका या गुंजाइश है तमाम गाइडलाइंस के बावजूद वो कहीं न कहीं उसको ओवरलुक करने की क्षमता है, या फिर जैसे कि विवेक सिंह साहब कह रहे हैं कि नए वक्त में और जो नए चैलेंजेस हैं उसके लिहाज से इस कानून के नए स्वरूप की भी जरूरत है? देखिए, जब ये कानून 1885 में बना था तो उस वक्त की जो ब्रिटिश सरकारें थीं तो वो अपनी सरकार की रक्षा के लिए उन्होंने बनाया था। इसलिए उस तरह की फ़ोन टैपिंग बहुत ज़्यादा जो शुरू हुई थी और बहुत बाद तक भी चलती रही। लेकिन बाद में जब हमारा सरकारें जो हमारी अपनी आई, उस वक्त तो इनमें बहुत सारी कंट्रोल हुए और कोई ऐसा नहीं कि इसका मिसयूज़ होता है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा
बिना नज़र रखे जो अपराधी हैं या उन पर उनकी गतिविधियां हैं या जासूस लोग हैं जो विदेश के आपके यहाँ आते हैं, जो ऐसे एजेंट होते हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखनी तो ज़रूरी है। और वक्त भी बदला है, जैसा बहुत सारे पैनल ने बताया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने कानून के बारे में भी बताया। और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, उसके बाद जो नया इंटरनेट है, डाटा है, ये सारी चीज़ें भी इसमें कवर हुई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सरकार के ऊपर तो अंकुश है, वहाँ पर एक प्रोसीजर भी है, जब परमिशन लेनी पड़ेगी, कमेटी के सामने जाना पड़ेगा, रिव्यू है, अगर आप देखते हैं सारी चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके ऊपर किस तरह से अंकुश रखना है, वहाँ पर अगर आप रूल्स देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स वगैरह देखें, तो वहाँ पर बड़ा 43A जो सेक्शन है और वो जो रूल्स हैं वहाँ पर, तो उसमें साफ जाहिर है कि किसी भी के साथ जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर प्राइवेट आदमी के साथ उसने अगर टेलीफोन लिया है या इंटरनेट कनेक्शन लिया है, तो उनको अपनी प्राइवेट पॉलिसी बतानी पड़ेगी। प्राइवेसी पॉलिसी है जो, और जब तक वो प्राइवेसी पॉलिसी बता के सब कुछ ध्यान से उसमें लिखा हुआ होता है और लोगों को उसको बड़ा साफ पढ़ना चाहिए, जिससे उसका मिसयूज़ ना हो। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता भी नहीं है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ जो सरकारी स्तर है वहाँ पर तो अंकुश है, रोकथाम भी है, वहाँ पे पूरे प्रोसीजर्स लेट डाउन है, रिव्यू का भी सिस्टम है, तो वहाँ पे मिसयूज़ के कम है, बहुत ही कम इस तरह के चांसेस हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर जो नए कॉर्पोरेट प्लेयर्स आ गए हैं इसमें, और जैसा अभी बताया कि कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो कि किसी को पता ही नहीं लगता है, और 10 किलोमीटर के रेंज में वो जी टैप कर सकते हैं और नज़र रख सकते हैं। तो इसके ऊपर इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डाटा है जो इंटरसेप्ट है, जिसका मिसयूज़ हो सकता है बहुत। तो वहाँ पर एक कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ सरकार को अपना काम तो करना ही चाहिए, क्योंकि देश को सुरक्षित रखना है। आर्टिकल 21 हुआ या 91A हुआ, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात, इसमें किसी को दोहराया नहीं। सवाल वहाँ खड़ा होता है कि जब परमिशन जो है वो 6 महीने तक उसकी है कि आप रख सकते हैं रिकॉर्डिंग को, उसको आप 2 साल तक रखें, फिर कहीं और किसी और पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करें, या फिर परमिशन बाद में लें, पहले आप रिकॉर्ड कर लें। जिस तरीके से बात हो रही थी, विक्रम सिंह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके साथ मेरा सवाल ये था कि क्या इसमें पहले नहीं ले सकते आप गुंजाइश जो है, जिस तरीके से दिखता है रूल्स जो हैं, वो आम पब्लिक या फिर एक आम इंसान के लिहाज से कितने आसान दिखते हैं, या फिर इनको और बदल कर ज़्यादा इस प्रोसेस को लेंदी जो है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसमें क्लैरिटी उतनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल लेंथी नहीं है कविंद्र जी। मुझे कभी भी कठिनाई नहीं हुई। एक फ़ोन के ऊपर रात के 2-2 बजे तक मुझे गृह सचिव से अनुमति मिली है, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि लेंथी है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो दंड का प्राविधान है, जिन लोगों ने प्राविधान का दुरुपयोग किया, उनके संबंध में जो दंडात्मक कार्रवाई है वो और कठोर होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक पॉइंट और देना चाहूँगा। 4 तरह के सिस्टम्स हमारे यहाँ। एक सैटेलाइट टेलीफोनी, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। दूसरी मोबाइल टेलीफोनी, कोई कठिनाई नहीं। कठिनाई आती है एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ईमेल के ऊपर जब हम जाते हैं। सर ने एक बात कही थी कि हमें ईमेल का है हमारे पास संसाधन। एक सॉफ्टवेयर है DIRT, डायरेक्ट इंटरसेप्शन बाय रिमोट ट्रांसमिशन, कि किसी के इनबॉक्स को हम भेज सकते हैं बिना उसके जाने हुए। लेकिन इसको उग्रवादियों ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए हमको आपको ईमेल भेजना है, हमने आपके ईमेल पे पासवर्ड कॉमन कर लिया, हमने पंच कर दिया, आपने हमारे पासवर्ड से हमारा इनबॉक्स खोल के पढ़ लिया। आपने दरअसल न कोई ईमेल रिसीव किया, न मैंने कोई ईमेल सेंड किया। ये नई नई टेक्नोलॉजी जब आती तो उसकी काट चरमपंथी और आपराधिक तत्व भी कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो ऐसी है कि किसी के इनबॉक्स को अगर भेजना है तो हम कर सकते हैं, और इसके लिए आवश्यक है। अब आती है व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप एक VoIP प्रोटोकॉल ऐसा है जिसका एन्क्रिप्शन थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। इसके ऊपर ज्यादा खुलासा करना जनहित में उचित नहीं होगा। लेकिन जो खतरा है इसको हम देख लें। इसके दुरुपयोग की संभावना को नकारने के लिए एक तो जो वरिष्ठ अधिकारियों का पर्यवेक्षण है वो और परिपक्व होना चाहिए और कड़ा होना चाहिए, और कोई उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए अगर कोई दुरुपयोग का दृष्टांत आता है। और मंतु साहब, जो बात बार बार एक और जो दलील दी जाती है इसके खिलाफ, इसके विरोध फ़ोन टैपिंग को लेकर, कि कोई भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑफिसर, किसी नेता की रिकॉर्डिंग या टैपिंग, ये जो रेखा है, सीमा रेखा है कि राष्ट्रहित और इंडिविजुअल, वो बहुत बारीक सी दिखती है। वो कब पार हो जाती है उसे पता नहीं चलता है।
देखिए, मैं समझता हूँ ये केस टू केस पे डिपेंड करेगा, और जो एजेंसी या जो अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके सामने जो तथ्य सामने आए हैं उसको लेकर के वो अधिकारियों के सामने जाता है, अपने सीनियर अधिकारियों के सामने जाता है और कहता है कि इसमें जो हमारे रूल्स के अंदर प्रावधान किए गए हैं उसमें ये केस फॉल करता है, इसलिए मैं इंटरसेप्शन की इसमें परमिशन मांग रहा हूं। जहां तक कानून की बात है, कानून में कमी नहीं है। मैं समझता हूं रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे बने हुए हैं और समय समय पर उनको अपडेट भी किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, PUCL के बाद में आपके रूल्स बने, और इवन 2014 में, जनवरी 2014 में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया जो बहुत ही लेंथी डॉक्यूमेंट था, करीब वो 40, 45, 50 पेज में रन करता है, जिसमें काफी डिटेल में दिया गया। एक हमारे यहाँ समस्या, ये हमारी नहीं है, ये मैं समझता हूँ वर्ल्ड ओवर समस्या है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, लेकिन हमारा कानून जो है वो उतनी तेजी से चेंज नहीं होता है। तो हमने अपने कानूनी प्रावधानों का इस तरह से उपयोग करना है कि जो टेक्नोलॉजी की चेंजेस को लेकर के नई सिचुएशन आ रही हैं उसको डील करने के लिए हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को समय समय पे स्ट्रेंथन करते रहें, जो शायद हम नहीं कर रहे हैं। हमें उसी स्पीड से अगर हम उनको स्ट्रेंथन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, रूल बनाए गए 2014 में, अब स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर आ गए, अगर हम उसको भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, मैं एक बार फिर यही कहना चाहूंगा, अगर कायदे कानून के हिसाब से करते हैं तो इंटरसेप्शन में कोई बुराई नहीं है। टैपिंग की जरूरत है, जिस तरह की आज देश में स्थिति है, टेररिज्म से अगर आपको लड़ना है, क्राइम से लड़ना है, तो इसकी आवश्यकता है। समस्या वहां आती है जब बिना अथॉरिटी के कोई एजेंसी उसका दुरुपयोग करती है। उस दुरुपयोग के लिए हमारे कानून में प्रावधान है, आज भी 3 साल की सजा का प्रावधान है। समस्या यह है कि कितने केसेस इन्वेस्टिगेट हुए दुरुपयोग के और कितने केसेस में सजा हुई, क्योंकि वहां हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एम्बोल्डन हो जाते हैं। जो कानून का डर होना चाहिए वो डर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं नहीं आता है, वो लैग करता है। सिंह साहब, क्योंकि दुनिया के कई देशों में देख रहा था कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, फोन टैपिंग है, इस तरह के ट्रैकिंग का जो सिस्टम है वो लागू है, जो बहुत हेल्पफुल भी है। दुरुपयोग इन देशों में बहुत कम है बनस्पति, अगर हमारे यहाँ जो केसेस हैं। क्या होता है कि हम लोग, हमारा जो चैलेंज है वो दूसरे देशों से थोड़ा भिन्न है, और हम बॉर्डर के प्रॉब्लम है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है। इसका नेचर सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, तो उसमें जो कानून हमारा चल रहा है वो ठीक है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उदारता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है, वो है क्रिमिनल लायबिलिटी तो है, सिविल लायबिलिटी नहीं दे रहे हैं। तो सिविल लायबिलिटी के बारे में भी सोचना है। दूसरी बात जो हमको सोचनी है, अब जैसे आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं ग्लोबल लेवल पर, गूगल है, $5 बिलियन से अधिक वो फाइन दे चुके हैं, लोगों की प्राइवेसी का हनन किया। तो हमारा जो कानून है, अब हमारी किस प्राइवेसी का हनन कर रहा है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन तो गूगल पर है। आप इस बात को, ऐसे कई एजेंसीज आ गई हैं, तो हम लोगों को कानून को बदलना होगा। तो इसके लिए हमको नई सोच की आवश्यकता है। कानून मंत्रालय, विधि मंत्रालय जिसे हम कहते हैं, उसमें और गृह मंत्रालय बैठ के ये विचार करना है। ये बाहर के लोगों को नहीं बुलाना है, आपको विचार करना है कि कौन से प्रावधान नए लाए। वो 1885 एक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसी में तो सब कुछ नहीं, दुनिया बदल गई। बिल्कुल। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कानून से अलग की बात है। पहले तरीके थे, जो आपने लीडरशिप के चैलेंज के बारे में, एक एग्जाम्पल देता हूँ। ब्रिटेन में एक बड़े लेबर लीडर थे, गेट्सकल, वो इटली के मिनिस्टर थे बाद में। तो उनके पार्टी के अंदर ही एक आदमी था, बेवन करके, तो वो इसको नहीं चाहता था, वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, ये खुद बनना चाहता। उसने इनके स्वीपर से समझौता किया कि 3 महीने तक तुम, वो पैकेट जो होता है ना, रैप्ड आता था ना, अभी भी आता है, वो हमें देते रहो, वेस्ट पेपर। 3 महीने के एनालिसिस के बाद उसने अखबार में छाप दिया कि साहब ये तो कंजर्वेटिव है, ये तो बुर्जुआ है,
ये सोशलिस्ट नहीं हो सकता। तो तरीके इन्वेंट करते हैं, जैसे गूगल है, तरीके इन्वेंट कर रहा है। उसकी काट के लिए हमें कानून को पढ़ना होगा, जानना होगा तेजी के साथ, जो बदलना तेजी होगा। के साथ दुनिया बदल गई है। अब स्वीपर से समझौता की जरूरत इस काम के लिए नहीं होगी, बम रखने के लिए होता है। बिल्कुल, मतलब साहब ने कहा भी कि जिस तरीके से सिस्टम बदलता है और तरीके बदलते हैं, उस तेजी के साथ कानून नहीं बदल पाता, शायद इसीलिए वो थोड़ा सा उसमें कमजोरी दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, लेकिन शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था पाकिस्तान में अल्पसंख्यक और धर्मांतरण को लेकर। सतपाल सिंह लिखते हैं कि मैं भारत की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हूं, लेकिन ये भी मानता हूं कि भारत हिंदुओं की मातृभूमि है और इसीलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पाकिस्तान से आए हिंदुओं को अपनाएं। ये मानवता है जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। तो आप दर्शक अपनी राय भेजते रहिए। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।